दोस्तों नमस्कार। राष्ट्रकवि दिनकर की एक बड़ी चर्चित लाइन है, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। लेकिन क्या सत्ता के रवैये से और सिस्टम की भूमिका को देखकर इस देश का जेनजी, इस देश का नौजवान अब सिस्टम के खिलाफ बागी हो चला है और सत्ता के खिलाफ एक लोकतांत्रिक बागी की भूमिका को सार्वजनिक तौर पर निर्वाह करने की स्थिति में आ रहा है? ताजा मामला छात्रों का है। नीट की परीक्षा को लेकर जो बवाल शुरू हुआ, उस परीक्षा को लेकर हुए बवाल में नीट की परीक्षा को रद्द करना पड़ा और उसी परिप्रेक्ष्य में खास करके चीफ जस्टिस की एक टिप्पणी जिस पर उन्होंने खुद ही बाद में सफाई दे दी, उसके बाद सोशल मीडिया में कॉकरोच जनता पार्टी सामने आई। पहला प्रदर्शन किया दिल्ली में, देश के दूसरे हिस्से में प्रदर्शन किया और आज जब उसका प्रदर्शन दिल्ली में चल रहा है, उस प्रदर्शन के दरमियान जो भीड़ सामने आई वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर बैठ गई है और यहां तक कि कुछ लोग तो प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा मांग रहे हैं। सवाल यह है कि शिक्षा मंत्री की भूमिका जब सवालों के घेरे में है, फिर प्रधानमंत्री शिक्षा मंत्री को बनाए क्यों हुए हैं? क्या उनकी जगह नया शिक्षा मंत्री नहीं लाया जा सकता? और शाम 5 बजे तक जो दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों की भीड़ को, नौजवानों की भीड़ को और उसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के छात्र संघ के लोग भी दिखे, जिसमें आम आदमी पार्टी के स्टूडेंट विंग, एएसएपी, वामपंथी दलों के संगठनों के लोग, कुछ और दलों के संगठनों के लोग जब वहां दिखाई देने लगे, उसके बाद अब ये साफ साफ दिखने लगा कि जनता के बीच जो मूड दिखाई दे रहा है, उस बदले हुए मूड में विपक्षी दल भी कहीं खुद को पीछे नहीं देखना चाहते। शाम 5 बजे तक की परमिशन थी, लेकिन 5 बजे के बाद छात्रों ने और कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों ने वहां से उठने से मना कर दिया है और फिर उसके बाद जंतर मंतर को उनसे खाली कराने के लिए अभी दोनों तरफ से धींगा मुश्ती की कोशिशें चल रही है। प्रशासन वार्निंग दे रहा है और इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस से लेकर प्रशासन की एक बड़ी टीम वहां पर तैनात कर दी गई है जो नौजवानों को जंतर मंतर से उठाना चाहती है। जंतर मंतर की जगह किसी बड़ी जगह की मांग वो कर रहे हैं, लेकिन दिया नहीं जा रहा। लेकिन इन सब के बीच जहां राहुल गांधी कोटा में छात्रों के साथ संवाद करते हुए नजर आए, भारत के एजुकेशन सिस्टम में सिलेक्शन सिस्टम को रिजेक्शन सिस्टम कहते हुए नजर आए, सवाल ये उठता है कि क्या छात्रों की मांग को लेकर छात्र संगठन या दूसरे लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, क्या वो भी सिस्टम के रिजेक्शन सिस्टम का शिकार हो गया है? और इस रिजेक्शन सिस्टम के दायरे में कॉकरोच जनता पार्टी के आज के दिल्ली के प्रयोग के मायने क्या है, किस ढंग से उसे दबाने की कोशिशें हो रही है और क्या राजनीतिक तौर पर जो इसकी भूमिका हो सकती है, या लोकतंत्र में जो कहा जाता है कि हर समस्या का समाधान राजनीतिक तौर पर निकलेगा, क्या वो समाधान निकालने की दिशा में सत्ता तत्पर दिखाई दे रही है? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह से नीट परीक्षा के एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं, उसमें कई छात्रों के सेंटर अबू धाबी बताए जा रहे हैं और फिर उसे नेशनल एजुकेशन जो टेस्टिंग सिस्टम है एग्जाम का, वो उसे बदलने के लिए समय मांग रहा है। किसी का कराची तक होने की बात सोशल मीडिया में चल रही है। सवाल यह है कि एग्जामिनेशन सिस्टम में इतनी लापरवाही क्यों और इस देश के भविष्य के साथ सवाल क्यों? पहले किसानों को लेकर खिलवाड़, दिल्ली की सरहद पर 13 महीने तक किसान जमे रहे और विवादित कृषि कानूनों को बाहर कराया, उसे खत्म कराया। और अब नौजवानों को लेकर सवाल, कहीं आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर, कहीं भर्ती पर परीक्षा लेट होने को लेकर, कहीं सरकारी से लेकर प्राइवेट सेक्टर तक रोजगार की कमी को लेकर, और अब पेपर लीक का मामला जब भर्ती परीक्षाओं से एंट्रेंस एग्जामिनेशन तक आकर के सिमट गया, वहां तक उसका दायरा बढ़ता हुआ चला गया, तो उस परिस्थिति में नौजवानों के साथ विकल्प क्या है? सत्ता और सिस्टम के साथ जब भी नौजवानों की, जेनजी की और छात्रों की भिड़ंत होती है, उस भिड़ंत के दायरे में अक्सर सत्ता को ही हार माननी पड़ती है। याद रखिए, सत्ता अक्सर छात्रों के साथ संघर्ष के मामले में पीछे लौटती है, संघर्ष कभी पीछे नहीं लौटता। और ऐसे कई छात्र आंदोलनों के बतौर छात्र गवाह रहे और बतौर पत्रकार कई सारे छात्र आंदोलनों और जनता के आंदोलनों को कवर कर चुके सतीश के सिंह, जो कई सारे चैनलों के चैनल हेड भी रहे और बहुत बड़ी भूमिका में रहे, आंदोलनों के साथ उनका पुराना नाता रहा। आज हम इस विषय पर उन्हीं के पास चलते हैं, उन्हीं से चर्चा करते हैं। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। और जिस तरह की तस्वीरें जंतर मंतर से आ रही है,
मुझे पता है कि बतौर दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र और उसके बाद बतौर पत्रकार आपकी भूमिका हर जगह एक जेनजी की तरह रही है। छात्र जीवन में हर कोई जेनजी होता है, लेकिन उसके बाद भी पत्रकारिता में भी आपकी भूमिका एक जेनजी की तरह रही है और बहुत सारे आंदोलनों को आपने बहुत करीब से देखा है। अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है? इंडियन मिडिल क्लास का एक बड़ा हिस्सा क्या वाकई सत्ता और सिस्टम से त्रस्त हो चुका है और वो विकल्प की तलाश में है? देखिए, बात तो त्रस्त की है, जनता परेशान तो है। जब उम्मीद पर पानी फिरता है या उम्मीद नहीं बचती है, भले ही वो मतलब नकली उम्मीद रहे, तब भारी दिक्कत होती है। और वो वाली चीज है, इसमें दो राय नहीं। जैसा शिक्षा जो है पूंजीवादी हो गया है, और हम बराबर कहते हैं कि इस देश में क्रिमिनल भी अपने बच्चे को पढ़ाता, क्रिमिनल जो कन्विक्टेड क्रिमिनल हो, सजायाफ्ता है, वो भी पढ़ाता। ऐसे मैं 4-5 उदाहरण देख रहा हूं। तो वहां पर शिक्षा अगर अवरुद्ध होता है और शिक्षा पे सवाल होता है, परीक्षा पे सवाल होता है, नौकरियों के पेपर लीक होते हैं और नौकरियां मिलती नहीं हो, निकलती नहीं हो, और इस तरह से अर्बनाइजेशन हो रहा हो, कहां से यहां से वहां विस्थापन, पलायन, तो स्थितियां तो गड़बड़ होती है। ये सिर्फ मिडिल क्लास की बात नहीं है, मैं इसको सिर्फ मिडिल क्लास नहीं मानता। ये पूरे सबसे दुनिया के नौजवान देश है भारत। और नौजवान कोई एक अपने आप में नौजवान एक व्यक्ति नहीं होता, वो एक परिवार का नौजवान हो, और पूरा परिवार एक नौजवान को लेके बहुत ही असमंजस की स्थिति में रहता है। करेगा क्या, कराना है क्या, क्या होगा, कैसे होगा, आगे कैसे चलेगा। तो ये सिर्फ सिर्फ मैं इसे जैन जी की बात नहीं मानता, सिर्फ मतलब मिडिल क्लास की नहीं बात मानता, और मैं इसको एक पूरे इंडियन परिवार, पूरे इंडियन की बात मानता हूं। और वो सही में एक भारी चुनौती के बीच में आके खड़ा हो चुका। जी। नहीं, भारी चुनौती के बीच में आप आकर कह रहे हैं कि खड़ा हो चुका है, और आपकी बात बिल्कुल सही है कि दुनिया में सबसे बड़ी नौजवान पीढ़ी आज इंडिया के पास है। जो डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं 15 से 64 के बीच की उम्र के लोग, जो कार्यशील जनसंख्या हिंदी में कहें तो, उसकी औसत आयु भारत में 26 से 27 साल के बीच है। और पूरी दुनिया में इतना नौजवान डेमोग्राफिक डिविडेंड आपको कहीं नहीं मिलेगा, और इतनी बड़ी संख्या भी कहीं नहीं मिलेगी। सवाल यह है कि आज की तारीख में जब सत्ता को तय करने में इसी नौजवान पीढ़ी की एक बड़ी भूमिका है, ये कभी मंडल की राजनीति में फंस जाता है, ये कभी कमंडल की राजनीति में फंस जाता है। क्या आपको लगता है कि तकरीबन 40 साल के बाद नौजवान अपने आप को नौजवान मान करके सड़क पर उतर रहा है? तभी एनएसयूआई के लोग भी लाठी खा रहे हैं नीट के ही मुद्दे पर, तभी कॉकरोच के प्रदर्शन में भी भीड़ आ रही है। ये कारण क्या है? कारण वही है, फ्रस्ट्रेशन है, और उम्मीद का धाराशायी होना है, और दिमाग में चौराहा बन जाने वाली बात। चौराहा, क्या करे नहीं करे, क्या ठीक होगा नहीं होगा, जो असमंजस है और चुनौती है, और जो जीने की जद्दोजहद है, करियर का जद्दोजहद है, आमदनी का जद्दोजहद है, वो मुख्य कारण। और जो हमारी व्यवस्था है, उस व्यवस्था में ये समेकित व्यवस्था नहीं है, इंटीग्रेटेड व्यवस्था नहीं है। एक 15% इकोनॉमी में इसको अपने देश के अभी के इकोनॉमिक इकोनॉमी पंद्रह को परसेंटिया इकोनॉमी, ये क्या है? 15% या तो वही इकोनॉमी है कि हो सकता है हम और आप 15% में शामिल हो, कि वो ऊपर के 15% में है ना। नहीं तो ये तो 5% तक लिमिटेड है। उन्हीं के जीडीपी डेटा बनते हैं, उन्हीं का पर कैपिटा आय से सबकी आय नाप दी जाती है। एक ने कमाया 10 करोड़, तो कितने लोगों का पर कैपिटा इनकम वो तय कर देता है, मतलब आंकड़ों पे। तो वो वाली स्थिति है। तो मैं इसको इस ढंग से देखता हूं कि वो एक उम्मीद का धराशायी, फिर से मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, वो एक बड़ा कारण है। और तात्कालिक रूप से चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, परीक्षा व्यवस्था हो, आर्थिक व्यवस्था हो, उसको उसमें तब्दीली करना मैं समझता हूं शीघ्र से शीघ्र आवश्यकता।
नहीं, आप तब्दीली की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कई सारे लोग अलग अलग तरीके से सोचते हुए दिख रहे हैं सर। यहाँ तो कॉकरोच जनता पार्टी को कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सत्ता पक्ष के द्वारा बिछाया गया एक शॉक ऑब्जर्वर है कि विपक्ष सारी भलाई अपने तरफ ना ले जाए। क्या इस तर्क में कोई दम है? क्योंकि या कोई तीसरा मोर्चा भी आप यहाँ देख रहे हैं कि खड़ा हो सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी दिख रही है, आयशा के लोग दिख रहे हैं, दूसरे वामपंथी संगठनों के लोग दिख रहे हैं, कल को कुछ और क्षेत्रीय पार्टियों के लोग इसमें दिखने लगे। क्या लग रहा है आपको? देखिए, हाँ, कांग्रेस नहीं दिख रही है, ये भी है। जिस प्रकार से कॉकरोच वाला आंदोलन जैसा एक रूप सामने आया, जिस प्रकार से उसके अब तक के नेता अमेरिका से बेरोक-टोक सारे परमिशन वगैरह लेके आ गए, अभिजीत तो दीपके। ये जो भी हैं, हाँ, अभिजीत या कुछ नाम है का, जी। तो ये तो लगता है कि एकदम बिल्कुल स्वतः है, ऐसा लगता नहीं है। कुछ न कुछ तो अदृश्य हाथ है। किसका है और किसका है, ये तो कि मेरे पास तथ्य नहीं है, तो मैं नहीं कह सकता। हाँ, मैं जी। अन्ना आंदोलन को याद करता हूँ और उस समय मैं बहुत प्रमुख भूमिका में था, जी। तो बहुत जानकारियाँ भी रहती थी, सूँघ भी बहुत लेता था और सब कुछ की समझ भी थी। तो वो अन्ना आंदोलन को एकाएक थोड़ी खड़ा हुआ था। अन्ना तो बाद में आए, उसमें तो रामदेव भारत स्वाभिमान ट्रस्ट वाला एक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ, जिसके बारे में बाद में पता चला कि इसमें आरएसएस था, हाँ, है कि नहीं? और जी। पहले फेज़ तक तो वो रामदेव का आंदोलन था। उसमें जी। फिर उनको भागना पड़ा यहाँ से रामलीला मैदान में। यही पुलिस एक्शन से जो आप ज़िक्र कर रहे हैं कि आज हाँ। जंतर-मंतर पे वो उठे नहीं हैं, वो बैठे हुए हैं। तो अभी देखना होगा कि क्या होता है। अच्छा, क्योंकि ये जो इसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वो मांग रहे हैं, उनके इस्तीफे तक कह रहे हैं उनका धरना खत्म नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे? देखिए, अब तक नहीं लिए, अब तक अगर कॉकरोच वाला जो इनका मांग था, प्रमुख मांग था, पहला मांग था, वो हालाँकि मांग तो उससे पहले कॉकरोच से पहले तो कांग्रेस पार्टी का मांग था हम्म। और उसके बाद दोहराया भी गया। और देख रहे हैं आप कि कोटा में राहुल गांधी पहुँच गए, बड़ा संवाद किया अमेरिकन स्टाइल में। जी। तो कॉकरोच वाली अगर मांग को अगर ये देखता, तो मुझे तो नहीं लग रहा था कि इस्तीफा जो उन्होंने मियाद रखी थी कॉकरोच वालों ने कि वो दे दिया जाएगा। क्योंकि जी। आप अभी कह रहे थे, कुछ एक शब्द का इस्तेमाल आपने शुरुआत में किया कि इनको उठाने की कोशिश हो रही है, चढ़ाने की कोशिश हो रही है या इनको दबाने की कोशिश हो रही है? इसमें मैं जी। थोड़ा-सा मेरे मन में सवाल, और आपने बाद में इस बात को ज़िक्र भी किया और पूछा भी कि कहीं से कोई अदृश्य हाथ इनके ऊपर तो नहीं है? हो भी सकता है। मुझे मालूम नहीं है, आप इसलिए मैंने अदृश्य हाथ की बात तो कह रहे हैं, लेकिन एक चीज तो साफ निकल करके सामने आ रही है कि चाहे आंदोलन वो एक अराजनीतिक संगठन जो अभी तक है कॉकरोच जनता पार्टी, वो उसका लाइमलाइट ले जाए, या कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ले जाए, कहीं ना कहीं गुस्सा तो सरकार के खिलाफ ही पनप रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपके सामने रख रहा हूं अन्ना आंदोलन। अन्ना आंदोलन में शुरू में उसका स्वरूप अराजनीतिक ऊपर से दिख रहा था, आप अंदर की बात तो सब जानते हैं, खैर अराजनीतिक दिख रहा था, नॉन पॉलिटिकल। और अन्ना आंदोलन से एक चीज तय हो रही थी कि जनता में कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा था। ठीक है, उस गुस्से का फायदा अन्ना आंदोलन से जीते हुए लोग दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश में उठा के ले गए और राष्ट्रव्यापी स्तर पर नरेंद्र मोदी उठा करके ले गए। तो कहने का मतलब यह है कि गुस्सा तो कांग्रेस के खिलाफ ही बढ़ा। फिर आज जो जेनजी का गुस्सा बढ़ रहा है, किसान जहां एक वोट बैंक के रूप में संगठित है वहां पहले से गुस्सा है, तो किसान, नौजवान और मुसलमान पहले से हैं ही। अगर किसान, नौजवान और मुसलमान ये वोट बैंक एक साथ खड़ा हो जाता है, तो सत्ता आखिर ऐसा क्यों चाहेगी कि उसके खिलाफ नौजवानों का, जेनजी का गुस्सा भड़कता चला जाए? देखिए, आपके सवाल में थोड़ा-सा विरोधाभास। जी। जन सरकार क्यों चाहेगी? बिल्कुल नहीं चाहेगी। हम्म। सरकार काहे चाहेगी? सरकार तो ये चाहेगी कि गुस्सा में गू, स, सा, सब अलग-अलग हो जाए गुस्सा। हम्म। तो 6 तरह का गुस्सा अलग डिवीज़न हो जाता है, तो फिर गुस्सा इकट्ठा नहीं रहता है। जी। एक तो ये सवाल ये है, ये तो एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी कहती है।
कि भाई यार गुस्सा को खंडित कर दिया जाए, तो जो जिसका लाभ जनता में जो रोष है, जो आक्रोश है, जो व्यथा है, जो चुनौतियां हैं, वो विपक्ष अगर है तो, या नहीं तो मुख्य विपक्षी पार्टी को इसका फायदा हो सकता है, जो कि अन्ना आंदोलन के समय हुआ। भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा, क्योंकि एक माहौल देश में बनाया गया और करप्शन का। बीजेपी के लोग उसी समय संसद के अंदर सरकार के साथ दिख रहे थे। अगर आपको याद हो तो ज्वाइंट डिक्लेरेशन आ रहा था अन्ना मूवमेंट पर। अरुण जेटली राज्यसभा में मूव कर रहे थे और लोकसभा में प्रणब मुखर्जी मूव कर रहे थे उस ज्वाइंट डिक्लेरेशन को। अरे हमको सब मालूम है, मैं तो रिपोर्टर ही था, तो मुझे तो मालूम ही है कि अंदर खाने क्या हो रहा था, कैमरे के बाहर भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या बोल रहे थे। बहुत सारे तो अन्ना आंदोलन के विरोधी थे, मैं आपको बताऊं। व्यक्तिगत रूप से कई बड़े बड़े नेताओं ने मुझसे कहा है कि नहीं, विरोधी थे। लेकिन एक पूरी अगर सुनियोजित ढंग से पूरा गेम प्लान बनता है, पता चलता है बाद में कि भैया एक तरफ तो आप मतलब जिस प्रकार की मांगे उग्र मांगे थी, बहुत ही मतलब कहा जाए कि बोली से और धरने से और अनशन से उसको अगर उपमा दिया जाए, एकदम बंदूक के नोक पे थी। बंदूक नहीं बोलिए, लेकिन जो एक्शन का बंदूक था वो एकदम था। तो वहां पर तो खिलाफ थे, लेकिन भीतर भीतर हवा भी दिया जा रहा था। तो ये पॉलिटिक्स में तो यही होता है। तो यही किया गया। और उस समय हमको याद है, जहां तक मुझे जानकारी भी है, याद ही नहीं है, जानकारी, कि कांग्रेस पार्टी के भीतर से ही कई ऐसे नेता थे जिन्होंने जानबूझ के उसको अन्ना आंदोलन को भड़काया। ये मुझे मालूम है जी। वो अच्छा से हैंडलिंग इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि सरकार के सारे अंग मंत्री आपस में इनको कोई आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था, तारतम्यता नहीं। हमको तो उस समय जो कई मंत्रियों से जो बातचीत हुई थी उसके आधार पर कह रहा हूं। आपको एक खुलासा कर देता। जब अन्ना आंदोलन की, अन्ना हजारे की दूसरे फेज में जब गिरफ्तारी हुई है ना, तो एक मंत्री मेरे ऊपर इतना नाराज हो गए क्योंकि हमारे चैनल ने वो खबर ब्रेक की थी जिस समय, उस समय जो मेरा चैनल, और स्टेडियम में ले गए, फिर तिहाड़ जेल ले गए। नहीं, अब सुनिए, अब आप सुनिए, आपको नहीं मालूम। जब हमारे उस समय के चैनल ने इसको सजीव दृश्य दिखा दिया गिरफ्तार का होने का, तो भारत सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने मुझे फोन पर धमकाया। अरे आप कैसे दिखा रहे हैं, आप इस कहा ये कुछ नहीं हुआ है। तो मेरा जवाब था कि आदरणीय, आप एक काम करिए, अपना चैनल खोल लीजिए, आप जहां भी बैठे हो, है ना, ये मंत्री की बात कर रहा, आप खोल के देख लीजिए। तो ये हालत थी उस समय। प्रणब मुखर्जी गए थे अन्ना को नहीं, रामदेव कुछ करने एयरपोर्ट चले गए थे। रेड कार्पेट बिछा हुआ था। तब सुबोध कांत सहाय जी के बारे में सब कोई जानता है क्या क्या हुआ। तो बहुत तरह की उनकी दिक्कतें थी, आपस की भी दिक्कतें थी, है ना। चिदम्बरम साहब कुछ अलग मिजाज से चल रहे थे। तो ये सारी चीजें हैं, तो वो चीज देखनी पड़ती है। लेकिन मुख्य बात पे आइए, देखिए मुख्य बात यह है कि अभी एनडीए अपना तोड़ तंत्र से विस्तार में लगे हुए, उसको नीट की चिंता कहाँ है, नीट की जगह एनडीए है। आपने ठीक कहा कि हो सकता है कि कल को ये सब जोर इकट्ठा हो जाए, चांसेस कम है, क्योंकि खंडित अगर आंदोलन रहती है तो मतलब उसका अलग ही मिजाज होता है। किसानों का आंदोलन जो था वो खंडित हुआ नहीं, प्रयास तो बहुत हुए, तो इसलिए किसानों के आगे सरकार को झुकना पड़ा। लेकिन ये मुझे नहीं लगता है कि ये जो काकरोच पार्टी, वो इतना स्वतः स्फूर्त रूप से, और जो शुरुआती उनको जो सपोर्ट जो मिलना था, मेरे ख्याल से उतना नहीं मिला है जो हमको मेरी समझ कहती है। सतीश जी, इस पर दो छोटे छोटे सवाल मेरे हैं। पहला सवाल मैं आपके सामने रखता हूं।
किसान आंदोलन जब हुआ तो जहां भी देश में हरित क्रांति हुई वहां आप जानते हैं कि किसान एक वोट बैंक बन गया। जहां हरित क्रांति का असर नहीं दिखा, ज्यादा नहीं दिखा, वहां वोट बैंक नहीं बना। लेकिन जहां हरित क्रांति का असर है यानी किसान वोट बैंक है, वहां भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में बड़ा नुकसान हुआ। हरियाणा में हाफ, राजस्थान में करीब करीब हाफ, वेस्टर्न यूपी में करीब करीब हाफ, चंडीगढ़ तक की सीट, आप शहर की सीट तक हार गए। पंजाब में वैसे भी नहीं थे, जो इक्का दुक्का थी वो भी खत्म हो गई। सवाल ये उठता है कि नौजवान तो किसी खास दायरे में या किसी हरित क्रांति वाले इलाके के दायरे में नहीं है। नौजवानों का, स्टूडेंट का वोट बैंक, जेएनजी का इलाका तो पूरा देश है। वो तमाम इलाके हैं जहां चुनावी हिंदुत्व और लव जिहाद और गाय गोबर तमाम तरह के मुद्दों पर राजनीति होती रहती है। अब वहां के नौजवान यदि खड़े हो रहे हैं तो क्या आपको लगता है जो मंडल और कमंडल ने कास्ट पॉलिटिक्स को ही क्लास पॉलिटिक्स बना दिया था, क्या उससे एक अलग डायनेमिक्स उभर करके सामने आने की कोई उम्मीद आपको दिखती है, जिसमें एक जेनजी एक क्लास के तौर पर दिखाई दे नेपाल की तरह? नहीं, हमको लगता नहीं है, क्योंकि विभाजन बहुत तरह के हैं देश में, और देश में जो राजनीति भी है, राजनीति का मिजाज भी जो है और उसकी बिसात भी जो है, वो पहले जैसा है नहीं। हर बहुत सारे डिवीजन पैदा किए गए हैं, डिवीजन है भी, और जो पुराने वाले डिवीजन हैं वो भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि जेनजी के सामने कोई चुनौतियां नहीं है। मैंने तो कहा कि पूरे परिवार के सामने चुनौतियां और पूरे देश में चुनौती, लेकिन डिवीजन अलग अलग है ना। ये आपकी बात से मैं सहमत हूं कि जिस तरह का हिंदुत्व का बोलबाला चला, उसके बाद अगर पेट पर आ जाता है, करियर पे आ जाता है, भविष्य पे आ जाता है, तो वो एक एक व्यथा से ही एकता आ जाती है। ये तो बात सही है। लेकिन डिवीजन इतने डीप हैं, और जो डिवीजन बहुत डीप है कई तरह के। आप ही कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी जो है कॉकरोच वाले में गई है, गई नहीं है, अब तक नहीं गई। ये कौन गए हैं? जो भी गए हैं उनका भी सीमित दायरा है, कि जो लोग गए हैं उनका भी सीमित दायरा है। तो खंडन है, मतलब खंडित है ना। किसानों में भी अगर आप बात करते हैं, तो मैं तो यहाँ तक कहने के लिए तैयार हूँ, किसानों का अगर एक वोट बैंक पूरा का पूरा रहता तो एक माजरा ही अलग होता। वो भी तो डिवाइडेड हो गया अपने अपने जाति में, अपने अपने क्षेत्र में, अपने इलाके के वर्चस्व वाली पार्टियों में वोट के समय चला गया। तो ऐसा नहीं है। तब भी किसानों ने दर्द तो दे दिया सत्ताधारी दल को लोकसभा चुनाव में। दिया, लेकिन जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं देने का, वैसा कुछ नहीं दिया। ये आप जब समझ, और जहां जहां दिया वहां पहले भी दे चुका है कि नहीं? ऐसा नहीं है। एकमात्र पंजाब राज्य है जहां पर, या एक दो और होगा, जहां 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी को जीत उस तरह से नहीं मिली थी। 2014 की बात कर, आगे 19 और 24 के तो हमको याद भी नहीं अभी पड़ रहा है, थोड़ा देखना पड़ेगा। वो नहीं है। तो जब तक जाति धर्म आदि आदि का कई तरह के और डिवीजन रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता। हाँ, लेकिन युवा हर परिवार में है, और उस आधार पर आप कहेंगे कि एक पूरा असंतोष है, तो वो है। लेकिन मैंने आपसे कहा तो कि पूरा राजनीति ही तिलचट्टा चाट गया है। क्या क्या हो रहा है अभी आप देखिए ना, कौन सी पार्टी बचेगी नहीं बचेगी, कितने नंबर लोकसभा में बीजेपी के आ जाएंगे तो उस नंबर से क्या किया जाएगा लोकसभा राज्यसभा में, ये सब प्रश्न है। लेकिन लेकिन इसके साथ मैं अभी से कोई अनुमान नहीं लगाना चाहूंगा, इतना ही पे छोड़ना चाहूंगा कि एक असंतोष है, आक्रोश है, और हमको लगता है कि जो पार्टियां टूट रही हैं, तोड़ी जा रही हैं, जो कॉकरोच, मैं इसमें माफी चाहूंगा सर, मैं आपको कॉकरोच इंटरप्ट नाम की पार्टी आ जाती है, 10 रोज में बन जाती है, ये सब हमको लगता है उस सारे मैनेजमेंट का हिस्सा है। नहीं, मैनेजमेंट का हिस्सा तो आप कह रहे हैं। आखिरी सवाल पर हम आ रहे हैं। क्या आपको लगता है ये छात्रों की जो दिल्ली पुलिस के साथ अभी चल रहा है जंतर मंतर पर, वो उठने के लिए कह रहे हैं कि आपका समय समाप्त हो गया है, एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, 5 बजे तक ही था, ये कह रहे हैं कि नहीं हम प्रदर्शन जारी रखेंगे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक, या भाई कोई बड़ी जगह दी जाए, दूसरी जगह दी जाए जहां हम प्रदर्शन करेंगे?
अब आपको क्या लग रहा है, वाकई ने दूसरी जगह देख दी जाएगी या बल प्रयोग कर इनके आंदोलन को समाप्त कर दिया जाएगा, या बल प्रयोग से इनका आंदोलन वाकई समाप्त हो जाएगा, या बड़े आंदोलन की शक्ल में सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है? आपका ओपिनियन देखिए, इस पर क्या है? मेरा ओपिनियन ही होगा, जो होगा वो जी, क्या होगा हम नहीं इसलिए कह मैंने सकते। अनुमान नहीं कहा, ओपिनियन ही पूछा मैंने आपका। तो ओपिनियन ही ले लीजिए। मैं जी। तो समझता हूँ कि अब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ, अगर इससे सरकार बहुत डरी होती, और कल शायद परीक्षा है भी नीट की, है ना? जिसमें वायुसेना और ग्लोब मास्टर और हम्म, क्या-क्या लगाए गए हैं। जी। तो वो सफल परीक्षा दिखा करके अ, उसके बाद जो है, मतलब वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बाएँ-दाएँ नहीं माना है तो अभी नहीं माना। एक तो ये। हो सकता है बाद में इस्तीफा करा दिया जाए मंत्रिमंडल का फेरबदल, वो होगा, वो होना है। हम्म, लेकिन अभी नहीं हुआ है, और कॉकरोच की माँग पर इतना जल्दी सरकार ये मान जाए, ये मेरे समझ में नहीं आता है। अगर अगर कुछ अदृश्य शक्ति है, हम्म, तो इतना जल्दी तो माना नहीं जाता है। अब देखिए, तो ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि वो जंतर-मंतर पे होता क्या है? ये भी अनुमान लगाना ठीक नहीं। मैं तो नहीं जी। लगाऊँगा। लेकिन लगता यही है, जो ओपिनियन कह रहे हैं, कि हम्म। ये आंदोलन जो है, पार्टी भी बनी है, नहीं कि पार्टी है या क्या है ये? सोशल सोशल मीडिया। मीडिया में एक पार्टी बनी है, ये आयोग में रजिस्टर्ड नहीं हुई है। हाँ, हाँ, अच्छा, ठीक है। तो कल को पार्टी बन जाए, ये भी हो सकता है। और उनको उठाए में अगर कोई अल-बल का प्रयोग हुआ, अगर बोल रहा हूँ, हम्म, तो वो उनको और उठाएगा, बड़ा करेगा, जी। और बड़ा करेगा, उनको बड़ी जगह दिलाएगा। ये आप समझ लीजिए। बड़ी जगह दिलाएगा, हम्म, तो बड़ी जगह अगर उनको मिलेगी, तो कौन छोटा होगा, किसको छोटा किया जाएगा, छोटा करने का प्रयास होगा, हम्म। ये आप अपने पॉलिटिकल सेंस से अंदाज़ लगाइए। नहीं, वो मैं समझ रहा हूँ जो आप कहना चाह रहे हैं, लेकिन आपने सवाल कर दिया, चूंकि मेरा आखिरी सवाल था, तो एक सवाल और है जो मुझे लेना पड़ रहा है। वो सवाल ये है कि आजकल जो छोटी पार्टियां हैं, जिन जो कागज पर रजिस्टर्ड है, उनको थोक भाव में जनप्रतिनिधि बिक्री केंद्र जो खुला हुआ है, थोक भाव में उन्हें सांसद मिल जा रहे हैं। तो क्या इनको भी कहीं से कुछ दे दिया जाएगा क्या? जैसे वो एनसीपीआई को बंगाल में 20 सांसद मिल गए हैं। तब देखिए, ड्राइंग बोर्ड ही पर सब चीज़ नक्शा पारना है, जी। तो कुछ भी ड्राइंग बन सकता है। इसमें कहाँ से, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं पता करने के लिए, कि जी। जिस पार्टी को 828 वोट मिले, वो पार्टी तीसरे या चौथे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी हो गई देश में, है कि जी। नहीं? लोकसभा में। तो जी। होने को कुछ भी हो सकता है। लेकिन मोटी बात, एक बात पर जरूर खत्म इसी पर करना चाहूंगा, कि ये सब कुछ भी कर ले, इससे ना अ, विश्वसनीयता बढ़ती तो बिल्कुल नहीं है, कितना घटती है इसका माप करना बड़ा, मतलब बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज्यादा भी घट सकती है। और जब ड्राइंग बोर्ड से आप सारा ड्राइंग करके चलाएंगे, तो जब विश्वसनीयता बहुत अंदर घुस जाती है, बहुत डीप चली जाती है, विश्वास में बदल जाता है, तो वो बड़ा मुश्किल होता है उसको फिर सँभालना। जी। ये मैं कह बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि जो जनप्रतिनिधि बिक्री केंद्र खुला हुआ है, आज के दौर में यदि इस आंदोलन के पीछे वाकई, जैसा सतीश जी कह रहे हैं कि अगर कहीं कोई पर्दे के पीछे से मैनेजमेंट है, तो क्या यह आंदोलन बिक्री केंद्र का स्वरूप भी ले सकता है, या वाकई ये नौजवानों का आंदोलन है? अगले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में इस रहस्य से पर्दा उठ जाएगा। लेकिन फिलहाल जो एकमात्र चीज दिखाई दे रही है कि 2014 और 2019 की तरह जनता सिर्फ मोदी नाम केवलम का जाप करने की स्थिति में नहीं है, भले ही कई बड़े बड़े राज्यों से मिल गए हैं। आज की स्थिति में जनता अपने मुद्दों के साथ सत्ता के सामने अपने असंतोष को व्यापक रूप से रखने के लिए भी खुद को तैयार कर रही है। उस तैयारी में कितना दम है, और जनता के बीच जो सेंस है, जिस तरह की भावना है, उसको कैश करने के लिए विपक्षी दलों की क्षमता कितनी है, इसका भी परीक्षण इन आंदोलनों के सहारे होना है। तो देखते जाइए,
नौजवान परेशान, किसान परेशान, देश का आम आदमी परेशान, अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता, और इन सब के बीच देश के अंदर की परिस्थितियों से सत्ता और सिस्टम जिस प्रकार से मदमस्त होकर घूम रहा है, क्या वाकई अंततः लगाम कसने की जिम्मेदारी जेनजी यानी नौजवानों के हाथ में आ गई है? और नौजवानों का नेतृत्व कॉकरोच करेगा या इंडिया अलायंस करेगा? इस सवाल से भी बड़ा सवाल यह है कि क्या नौजवानों के मुद्दों का कोई समाधान निकल पाएगा? इंतजार करते हैं, फिर सतीश सर के साथ हम लोग बैठेंगे जब यह आंदोलन अपनी दशा और दिशा तय करता हुआ दिखाई देगा। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए सतीश सर आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।